ठीक है, तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो देखो, आपको ये जानना चाहिए कि आपने 11th में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ के आए हो, छेद संबंध भौतिकी पढ़ के आए हो। तो फिर देखो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है पार्ट ए में, वो आता है आपका छेद संबंध भौतिकी कहां पर असफल हुई थी। तो छेद संबंध भौतिकी कहां पर असफल हुई, उसकी अपन को बात करनी है। तो देखो छेद संबंध भौतिकी की यदि मैं बात करूँ, आप ये पढ़ के आए पहले, क्या है कि छेद संबंध भौतिकी आपकी कहां पर असफल हुई थी, या पहले क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ के आए हो, कक्षा 11th में भी पढ़ी थी आपने, और उसके बाद जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर थी उसमें भी आपके छेद संबंध भौतिकी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर था आपका मैकेनिक्स का, उसमें भी आपके पास यही थे। अब इसमें क्या था और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था, या फिर इसमें क्या ऐसी कमी थी जो क्वांटम मैकेनिक्स को आना पड़ा? तो वैसे तो अपन मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से क्या है, अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज मानी जाती है। क्या मानी जाती है? फिजिक्स की लैंग्वेज मानी जाती है। तो जो भी क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की क्या अपनी एक पास लैंग्वेज है। अब अपने को कुछ इसमें ऐसे डेरिवेशन आए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, उनको समझाने के लिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ। अब इसमें क्या क्या हुआ था, ऐसा क्या चेंज आया था? तो इसमें कुछ ऐसे ही अचानक घटनाएं अपन को देखने को मिली जो अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में देख के अपन उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे, तो उसको अपन ने कहां पे देखा? क्वांटम मैकेनिक्स में देखा। तो अभी यदि बात करूं कि छेद संबंध भौतिकी में आपके पास क्या क्या आता है, तो आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ होता है, क्या होता है आपके पास? कोई भी पदार्थ होता है जिसको अपन बोलते हैं मैटर। क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैटर। अब ये कोई भी पदार्थ होता है, तो यदि आपने ऊष्मागतिकी पढ़ी है तो आप जानते हो कि पदार्थ भी दो स्टेज में होता है। कौन कौन से स्टेज में होता है? एक तो होता है स्थूल अवस्था में, पदार्थ भी क्या होता है आपके पास? दो अवस्था में होता है। एक तो होता है आपके पास स्थूल अवस्था में, और एक होता है आपके पास सूक्ष्म अवस्था में। बताओ होता है या नहीं होता? एक तो होता है आपके पास मैक्रो स्टेट में, जिसे अपन बोलते हैं मैक्रो स्टेट। एक होता है अपने पास माइक्रो स्टेट। ये क्या होता है अपने पास? माइक्रो स्टेट। तो इस पदार्थ होते हैं वो दो अवस्था में होता है, एक तो स्थूल में होता है, एक सूक्ष्म में होता है। अब इसमें अपन देखते हैं कि स्थूल के लिए कौन सा यूज में ले और सूक्ष्म के लिए कौन सा यूज में ले। तो जो भी छेद संबंध भौतिकी कहती है, छेद संबंध भौतिकी क्या कहती है कि जो भी मैक्रो स्टेट होती है या स्थूल जगत होता है या स्थूल अवस्था में जो भी पदार्थ होता है, उसका जो भी अध्ययन किया जाता है वो तो किसमें किया जाता है? छेद संबंध भौतिकी में किया जाता है। यानी मैं कहता हूँ कि जो भी स्थूल अवस्था है अपने पास, इसका यदि मैं अध्ययन करने की बात करूँ, इसका इसका मैं यदि अध्ययन करने की बात करूं किसमें, तो ये तो किसमें किया जाएगा अपने पास? क्लासिकल फिजिक्स में। किसमें किया जाएगा अपने पास? क्लासिकल फिजिक्स में। अब यदि मैं इसकी बात करूं कि ये माइक्रो स्टेट है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो इसको किया जाता है अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में। इसमें क्या किया जाता है? जो सूक्ष्म की बात करते हैं तो उसको मानते हैं अपन क्वांटम मैकेनिक्स में। अब यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे जब अपन आप कह रहे हो कि जो मैक्रो स्टेट में कोई भी मैटर है वो यदि मैक्रो स्टेट में है या स्थूल अवस्था में है, उसका यदि अध्ययन यदि आप क्लासिकल फिजिक्स में करते हो, तो क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी टर्म से करते हो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे यदि पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो जब भी अपन स्थूल अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है उसका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में ही क्यों करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में क्यों नहीं करते, इसका भी रीजन पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ टर्म आती है, जैसे मेरे पास संवेग हो गया, गति हो गई, ऊर्जा हो गई, तो ये सब किसमें आते हैं? जिसमें अपन ने न्यूटन या जैसे अपन न्यूटन यांत्रिकी भी बोलते हैं, गैलीलियन यांत्रिकी भी बोलते हैं, या गैलीलियन फिजिक्स भी बोलते हैं। तो ये सब किसमें क्या जाता है अपने पास? न्यूटन न्यूटन यांत्रिकी, या फिर अपन बोल सकते हैं इसमें गैलीलियन फिजिक्स। तो ये सब किसमें क्या जाता है अपने पास? स्थूल वाले की बात कर रहे हैं तो जो भी कोई पदार्थ होता है वो स्थूल और सूक्ष्म दो अवस्था में होता है। जब कोई पदार्थ स्थूल अवस्था में होता है, जब कोई पदार्थ स्थूल अवस्था में होता है तो उसका अध्ययन हमेशा छेद संबंध भौतिकी में किया जाता है। छेद संबंध भौतिकी में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ होता है या कोई भी अपने पास मैक्रो स्टेट होता है उसको अपन क्या करते हैं, कोई भी जैसे मान लिया कि कोई कण है वो यदि स्थूल अवस्था में है यानी मैक्रो स्टेट में है, तो मैक्रो स्टेट में इसका मतलब मैं कह सकता हूँ तो उसको मैं क्या करूँ, एक बिंदु द्रव्यमान मान लो या किसी निकाय के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर मान लो, और उस सिस्टम के अंदर मानने के बाद में क्या करूँ, उसमें संवेग निकालू, गति निकालू, ऊर्जा निकालू, बल निकालू। तो वो सब किसमें डिफाइन होगा अपने पास? किसमें डिफाइन होगा? न्यूटन यांत्रिकी में डिफाइन होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो सब किसमें डिफाइन हो रहा है अपने पास? न्यूटन यांत्रिकी में। अब मैं बात करता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में से क्या था कि क्वांटम मैकेनिक्स को आना पड़ा, ये तो सब अपना जब डिफाइन किया ही है तो इसको क्यों आना पड़ा, इसकी तो जरूरत थी नहीं अपने को। फिर इसमें क्या हुआ, ऐसा चेंज क्या हुआ कि इसको आना ही पड़ा? तो अपन ने देखा कि आपने देखा होगा जब कोई परमाणु होता है क्या होता है?
परमाणु होता है, परमाणु में आपके पास क्या क्या रहता है, एक तो नाभिक रहता है, नाभिक में क्या रहते हैं अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसके चारों चक्कर पर लगाता है अपने पास इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक में क्या रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि नाभिक में जो भी डिस्टेंस होती है अपने पास, यानी प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की जिसे बोलते हैं अपन, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधते रखने वाला जो बल होता है वो बल होता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसे अपन नाभिकीय बल भी बोलते हैं। आपके सेकंड पेपर में भी आएगा इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट। तो जो नाभिकीय बल होते हैं उसकी भी कुछ ना कुछ रेंज होती है, तो वो रेंज यदि आपने पढ़ी हो तो वो आपके ध्यान होगा कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये ऐसे कोई पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं सूक्ष्म अवस्था में हो। सूक्ष्म अवस्था का मीनिंग कैसे निकालोगे कि कौन सा स्कूल में होगा, कौन सा सूक्ष्म में होगा। जब कोई पदार्थ एंगस्ट्रॉम की बात करता है, क्या करता है एंगस्ट्रॉम की बात करता है, या फिर 10 की घात माइनस 15 मीटर की बात करता है, या फिर रेंज की बात करता है, तो वो सब किसमें आते हैं अपने पास सूक्ष्म अवस्था में आते हैं। किसमें आते हैं सूक्ष्म अवस्था में आते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले तो क्या है कि परमाणु है, कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होती है परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो किसमें आती है सूक्ष्म अवस्था में आती है। तो देखो मैं आपको कंप्लीट थ्योरी एक टू पॉइंट नहीं जा रहा, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूँ। इसी शॉर्ट नोट को यदि आप नोट्स में लिख देते तो आपके लिए बेनिफिट होगा, थ्योरी याद रखने का काम नहीं पड़ेगा। और यदि आप मेरे नोट्स में देखोगे, मैं नोट्स भी अपलोड करूंगा, इसका जो स्टडी नोट्स का फोल्डर बना हुआ है अलग से इस एप्लीकेशन में, वहां पे मैं आपका नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि नोट्स में भी सेम ये का ये लिखा हुआ है, वहां पे क्या थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कैसे समझा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। तो इसमें थ्योरी में क्या लिखना है आपको, तो ध्यान रखना कि जब भी कोई पदार्थ स्थूल अवस्था में होता है, तो स्थूल अवस्था में होता है तो वो उसमें जो पदार्थ स्थूल अवस्था में होगा, स्थूल अवस्था में होगा, इसका मतलब स्थूल अवस्था का मतलब क्या होता है कि जब अपन अपनी आंखों से उसे आसानी से देख सकते हैं, वो कहलाता है माइक्रो स्टेट। कौन से कहलाती है मैक्रो स्टेट। अब मैं कहता हूँ कि इसमें जो भी पदार्थ होगा उसका यदि अध्ययन करना है तो वो किया जाएगा किसमें न्यूटन फिजिक्स से, या फिर अपन बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स से, या फिर समझ भौतिकी से। और जब कोई पदार्थ सूक्ष्म अवस्था में होता है तो उसका अध्ययन किया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स से। तो ये सूक्ष्म अवस्था में कौन से आएंगे, तो जहां पर यदि इलेक्ट्रॉन रेंज की बात हो, यानी 10 की घात माइनस 15 मीटर की रेंज की बात होती है, जिसमें जैसे अपन नाभिक की बात करते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति की बात करते हैं, तो ये सब किसमें आता है दिमाग सूक्ष्म अवस्था में आता है। तो एक तो फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो यही है अपना कि जो भी पदार्थ स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में दोनों अवस्था में पाया जाता है, कोई भी मैटर होता है या पदार्थ होता है दोनों अवस्था में पाया जाता है। जब दोनों अवस्था में पाया जाता है तो ये क्या होगा क्लासिकल में कौन सा होगा और क्वांटम में कौन सा होगा। तो एक डिफरेंस तो आपको ये ध्यान रखना है। अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो क्या है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था। तो फर्स्ट तो आपको ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रोशन बोल रहा है कि 10 टू पावर माइनस 10 होता है, इसको फेम्टोमीटर बोलते हैं। बिल्कुल वो 10 टू पावर माइनस 10 होता है, बट अपन बात करेंगे तो सूक्ष्म रेंज की बात करें, न कि एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। तो रेंज अपन बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि सूक्ष्म रेंज में यदि आप 10 की पावर माइनस 15, तो 10 की पावर माइनस 10 है तो वो तो इसके पास में ही आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 की पावर माइनस 15 हो गया, 10 की पावर माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12, ये सब क्या है एंगस्ट्रॉम की रेंज में ही आ जाएंगे। तो ये सब सूक्ष्म में ही माने जाएंगे, न कि स्थूल में। तो ये जरूरी नहीं, ये तो अपना एक कंसेप्ट है कि अपने पास कौन से पदार्थ स्थूल में कर सकते हो और कौन से सूक्ष्म में कर सकते हो। तो ये अपना एक रेंज बता रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं। अपन केवल डिफरेंस बता रहे हैं कौन सा स्थूल में हो सकता है कौन सा सूक्ष्म में हो सकता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बता दो इसे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट ही नोट करा रहा हूँ, ज्यादा थ्योरी भी लेके नहीं जा रहा, क्योंकि थ्योरी आपके पास ऐसी नोट्स में मिल जाएगी जो मेरे नोट्स में भी। अब यदि सेकंड की बात करें तो ये तो अपन ने बात की कि स्थूल और सूक्ष्म की।
अब अपन बात करते हैं किसकी कि क्षिप्त समर भौतिकी में क्या क्या आता है। तो यदि मैं बात करता हूँ 19वीं शताब्दी की, किसकी बात करता हूँ 19th सेंचुरी की, तो यदि मैं बात करता हूँ किसकी 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में जितने भी नियम आए थे अपने पास, अब ये 19वीं शताब्दी कौन सी थी, तो ये तो आप बता सकते हो कि 19वीं शताब्दी का टाइम बहुत पहले का टाइम था जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए भी नहीं थे। यदि मैं 19वीं शताब्दी की बात करता हूँ तो वहां पे आपके पास जितने भी नियम आए थे फिजिक्स में, जितने भी नियम आए थे, जैसे न्यूटन का नियम आया था अपने पास, जो ग्रेविटेशनल के नियम आए थे, तो वो सब किसमें आए थे अपने पास 19वीं शताब्दी में आए थे, यानी वो इसी शताब्दी के माने जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी समस्त नियम है, क्या है आपके पास समस्त नियम है, तो इसका जो भी अध्ययन किया जाता है, जो समस्त नियम का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है अपने पास, समस्त नियम का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है अपने पास क्षीर समस्त भौतिकी में। किसमें किया जाता है, क्षीर समस्त भौतिकी में। अब इसमें क्यों किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है क्षीर समस्त भौतिकी में। अब इसमें क्यों किया जाता है वो भी देखना है कि अपने पास जब अपन देखते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा, यदि कोई पदार्थ होता है वो दो तरह से मिलकर बना होता है, उसमें दो टर्म अपनी डिफाइन होती है, एक तो द्रव्य होता है, एक ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक तो द्रव्य होता है और एक ऊर्जा होती है। तो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे दो टाइप के पदार्थ ले लेता हूँ, एक तो ले लेता हूँ मैं द्रव्य जिसे बोलते हैं अपन मेटल, एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ऊर्जा, एक क्या ले लेता हूँ यहाँ पे ऊर्जा जिसे बोलते हैं अपन एनर्जी। अब यहाँ पे एक तो द्रव्य हो गया और एक क्या हो गया आपके पास ऊर्जा हो गया। यदि मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो द्रव्य और ऊर्जा ये दोनों क्या है अपने पास अलग अलग टर्म है। अब ये अलग अलग कहाँ पे, क्या पहले से आई जब अलग थी या इसको बाद में अलग किया गया, तो ये क्या थी जब अपन ने कौन से भौतिकी की बात की, क्षीर समस्त भौतिकी की, क्लासिकल फिजिक्स की, तो वहां पे जो बात करते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा क्या थी आपके पास एक ही टर्म मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी, द्रव्य और ऊर्जा, यानी द्रव्य यानी मेटल, ऊर्जा यानी एनर्जी, ये क्या मानी जाती थी, एक ही टर्म मानी जाती थी। अब इनको अलग किया गया, कहां पर अलग किया गया, इनको अलग किया गया क्वांटम मैकेनिक्स में। अब वो आपको बोला गया कि ये दोनों क्या है अपने पास अलग अलग टर्म है और इनका जो भी कंसेप्ट है वो भी सब कुछ क्या है अलग अलग है। तो यदि मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पदार्थ होता है उसमें दो टर्म आ जाती है, कोई मेटल और एक आता है अपने पास ऊर्जा। तो यदि मैं इन दोनों की बात करूँ तो उसमें क्या आता है अपने पास कि यदि मैं द्रव्य की गति की बात करूँ, क्या करूँ, इसकी यदि गति का अध्ययन करना है मुझे, और एक मैं कहता हूँ कि इसकी भी गति का अध्ययन करना है मुझे, यानी ये तो एनर्जी यानी कोई ऊर्जा की गति का अध्ययन करना है, एक मुझे करना है कि कोई भी मैटर है उसकी गति का अध्ययन करना है। तो इसमें क्या क्या होगा कि तो देखो यदि आप मैटर की बात करते हैं, द्रव्य की गति की अध्ययन की बात करते हैं, तो इसमें तो आएगा कि इसकी जो गति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कणों की गति की क्या की जाती है, कणों की गति के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। कणों की गति का मतलब कि जो भी आपने कक्षा 11 में जो भी अपने फिजिक्स पढ़ी थी, जिसमें न्यूटन मैकेनिक्स में जितने भी अपने चैप्टर पढ़े हैं, कक्षा 11 में पढ़े हैं आपने, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा है, ग्रेविटेशनल का पढ़ा है, तो जितने भी आपने कक्षा 11 में और जो बीएससी फिजिक्स की मैकेनिक्स की बुक थी उसमें जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सब किसमें थे आपके पास, क्षीर समस्त भौतिकी में आते थे। और क्षीर समस्त भौतिकी में भी अपने पास किसमें आते थे, द्रव्य में आते थे। उसके बाद यदि मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी की यदि ऊर्जा की गति का अध्ययन करना है तो ये किया जाता है तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा, तरंगों के द्वारा यानी वेव के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तरंगों के द्वारा या वेव के द्वारा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक तो द्रव्य था, मैटर था, एक क्या थी, ऊर्जा थी। यदि मुझे द्रव्य का अध्ययन करना है, मैटर का अध्ययन करना है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, कणों की गति के द्वारा, यानी उसको कण के रूप में कंसीडर करके फिर उसकी जो भी डेरिवेशन, जो भी क्वांटिटी, जो भी भौतिक राशि अपन को निकालनी हो वो निकाल सकते हैं। और एक होता है अपने पास ऊर्जा या गति का अध्ययन या ऊर्जा का या एनर्जी का अध्ययन करना है, तो वहां किसके द्वारा किया जाता है, तरंगों के द्वारा। अब ये तरंग का कंसेप्ट कहां से आया था, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में मैक्सवेल समीकरण, इसमें आपने मैक्सवेल समीकरण से रिलेटेड 4 समीकरण भी पढ़े हैं। तो वो जो कंसेप्ट आता है वो किसके लिए आता है, तरंगों की गति के लिए आता है। तो यहाँ पर तो क्या माना गया कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही तरह की, जिसका अध्ययन करते थे हम एक साथ। पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है और इनका जो अध्ययन है वो भी क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो फर्स्ट तो स्थूल और सूक्ष्म का हो गया, सेकंड हो गया अपने पास द्रव्य और ऊर्जा का, कि द्रव्य और ऊर्जा कैसे अलग अलग डिफाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ऐसे भी आते हैं जिसमें क्या होता है, द्रव्य और ऊर्जा के बहुत ही एनर्जी यानी जो इसमें डिफरेंस है वो बहुत ही एकदम अचानक से होने वाले डिफरेंस है। जैसे अपने पास कोई ब्लैक बॉडी का जो अपने पास कुछ प्रैक्टिकल है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, क्वांटम प्रभाव हो गया। तो आपने क्या सोचा इनमें ये जो प्रैक्टिकल है या जो भी अपने पास मैंने नाम बताए 3-4,
तो ये क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आए थे क्या? आए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी उनको बताया गया था, क्वांटम में भी बताया गया। बट क्लासिकल में ऐसा क्या हुआ कि क्वांटम उसको ले गई, यानी क्लासिकल कहीं कहीं फेल हुई, इसलिए वो किसमें आ गए, क्वांटम में आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि उसकी भी बात करेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल थे, कौन कौन से नाम है। तो जब अपन 19वीं शताब्दी में बात करते हैं, तो 19वीं शताब्दी में जितने भी समस्त नियम आते हैं वो किसमें आते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स, या अपन बोल सकते हैं जीव संबंध भौतिकी में आते हैं। और जीव संबंध भौतिकी क्या मानती है कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही तरह होती है, और यदि द्रव्य की गति का अध्ययन करना है तो कणों की गति के द्वारा करते हैं, या द्रव्य का गति का अध्ययन कणों के द्वारा करते हैं, और जो ऊर्जा की गति का अध्ययन है वो तरंगों के द्वारा करते हैं। क्लियर? तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो इसको भी नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। तो ये तो अभी सब अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्र संबंध भौतिकी की बात कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए मैंने नोट्स की पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, जो अपना नोट्स वाला फोल्डर है उसमें आप ये सब कुछ जो लिखा हुआ नोट्स के रूप में पूरी थ्योरी में वो आप देख सकते हो, ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। हटा दूं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, हटा दूं क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए इसको हटा दूं तो आगे बढ़े, पीडीएफ का मिलेगी। विजय कुमार जो पीडीएफ पीडीएफ आपको मिलेगी कि जो भी अपने पास ये जो ऑप्शन है, जो आपके पास एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसमें जैसे स्टूडेंट का, समरी का, टेस्ट का, अटेंडेंस का जो भी ऑप्शन आ जाए साइड में, तो वहाँ पे एक नोट्स का या समरी का भी ऑप्शन है कुछ, तो वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, अभी इस क्लास के बाद करूंगा, अभी पीडीएफ अपलोड की गई नहीं है। इसमें मैंने एक वीडियो वहाँ पे जरूर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब का, तो यूट्यूब का वो वीडियो है अपनी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के बारे में डिटेल है, उसका फीस स्ट्रक्चर है, उसमें जो जो आपकी क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से पेपर में आपको कराने वाला हूँ, और जो पेपर का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो वहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में डाल रखा है। उस वीडियो को आप जरूर देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो वीडियो है उसके नीचे जिस पीडीएफ अपलोड होगी नोट्स की, ठीक है। और देखो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में आपके पास परसेंटेज बनाने का क्या लास्ट चांस है। यदि आप परसेंटेज बना सकते हो तो बना लेना, अगर नहीं बने तो आपको जिंदगी भर पछतावा होगा कि हमने कुछ नहीं किया। तो आपके पास चांस लास्ट है। और क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा पेपर है कि यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो ये कंप्लीट में से 33 में से 33 नंबर ले आएगा। यदि आपने इसको कंप्लीट नहीं तैयार किया, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, तो आपको ये डबल जीरो भी ला सकता है। तो कोशिश करनी है आपको अच्छे से पढ़ने की, कैसे इसका डायरेक्शन सॉल्व करेंगे। और मैंने ट्राई किया कि इसमें जो भी अपनी क्लास होगी वो चाहे इस टाइप में हो, या यूट्यूब पे हो, या इसी एप्लीकेशन में लेंगे, या जैसे भी लेंगे अपन, तो मेरा जो मटेरियल होगा वो आपका एमएससी एंट्रेंस लेवल तक का होगा, जो भी एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम चलता है। इसमें से जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका जो भी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, वो भी आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्षेत्र संबंध भौतिकी। अब देखो क्षेत्र संबंध भौतिकी में मैंने दो डिफरेंस बता दिए, एक स्थूल का बता दिया, एक सूक्ष्म का बता दिया, एक द्रव्य का बता दिया और एक मैटर का बता दिया। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आता हूँ इसमें क्षेत्र संबंध भौतिकी के बाद कौन कौन से थे कि क्षेत्र संबंध भौतिकी कौन कौन सी मानी जाती थी। तो जब कौन सी शताब्दी की, सबसे पहले तो बात करते हैं शताब्दी की, तो शताब्दी में तो वही आएगा अपने पास 19वीं सेंचुरी की, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो किस कौन सी शताब्दी की बात करता है, 19वीं शताब्दी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो क्षेत्र संबंध भौतिकी है उसकी तीन पार्ट है। क्या है अपने पास, तीन पार्ट है। जो आपके पास क्षेत्र संबंध भौतिकी है उसके तीन पार्ट है। अभी तीन पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें इसको क्षेत्र संबंध भौतिकी को तीन पार्ट में पढ़ाया गया है। अब आपने भी क्या, मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपने इसके तीनों पार्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी क्षेत्र संबंध भौतिकी के तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन भाग है, तो ये क्या आपने तीनों भाग पढ़े हैं इसके या नहीं पढ़े हैं, बताइए मुझे कमेंट करके। कि क्षेत्र संबंध भौतिकी के तीन भाग होते हैं, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो क्षेत्र संबंध भौतिकी के कितने भाग है आपके पास, तीन भाग है। कितने भाग है,
3 भाग है। अब तीनों भाग आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े इसकी बात करता हूँ। तो पहले तो मुझे आप बताइए कि कमेंट करके कि आपने तीनों भाग पढ़े हैं। फर्स्ट इसमें यदि मैं बात करता हूँ कि क्षेत्रों भौतिकी में कौन कौन से भाग आते हैं, तो फर्स्ट तो आता है इसमें कौन सी, चीज समझ यांत्रिकी। क्या आती है? चीज समझ यांत्रिकी। तो फर्स्ट जो भाग आता है उसमें क्या आता है अपने पास? चीज समझ यांत्रिकी आती है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स आती है। कौन सी आती है? चीज समझ यांत्रिकी आती है। सेकंड जो आता है उसमें क्या आता है अपने पास? सेकंड जो आता है वो आता है ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी। सेकंड आता है अपने पास ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी। और जो थर्ड आता है, थर्ड आता है अपने पास, थर्ड जो भाग आता है वो क्या आता है? विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये फर्स्ट तो है अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड है अपने पास थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड थर्ड है अपने पास ये सॉरी थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो क्षेत्रफल भौतिकी के टोटल 3 भाग आते हैं। कौन कौन से? क्षेत्रफल यांत्रिकी, ऊष्मागतिक सांख्यिकी और थर्ड आता है अपने पास विद्युत चुंबकत्व। अब इन तीनों के अंदर क्या क्या चेंज है? अब आप कहोगे कि क्या हमने एक मैकेनिक्स पढ़ी थी, कक्षा 11 में पढ़ी थी या बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, क्या वही चीज मैकेनिक्स है या वही चीज फिजिक्स है या क्लासिकल फिजिक्स है? नहीं, क्लासिकल फिजिक्स के भी बहुत सारे पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स के भी बहुत सारे पार्ट है। तो अपन बात करें किसके? क्लासिकल फिजिक्स के। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी जो फर्स्ट बुक थी वो कौन सी थी? क्षेत्र संबंधी यांत्रिकी थी। सेकेंड ईयर में आपने ये बुक पढ़ी है ऊष्मागतिकी सांख्यिकी जिसमें आपने एचएससी एग्जाम भी दिया है। तो ऊष्मागतिकी सांख्यिकी जो सेकंड ईयर की आपके पास फर्स्ट पेपर था वो ये था, और जो फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर था वो क्या था आपके पास? विद्युत चुंबकत्व। तो ये दोनों बुक आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, ये दोनों बुक, ये वाली बुक पढ़ी आपने सेकंड ईयर में। अब इसमें अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं कि क्षेत्र संबंध यांत्रिकी में बात करूं और ऊष्मागतिकी सांख्यिकी में बात करूं और विद्युत चुंबकत्व में बात करूं, इन तीनों में होता क्या है? यदि कोई पिंड होता है, यदि क्या होता है, कोई पिंड होता है, कोई कण होता है, कोई निकाय होता है, क्या आप इन तीनों में डिफरेंस समझते हो? कोई पिंड, कोई कण और कोई निकाय। ये कोई सिस्टम है, ये कोई पार्टिकल है और ये क्या है? कोई पिंड है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो वैसे तो माने तो एक ही ग्रुप में जाते हैं, एक ही सिस्टम में माने जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई पिंड हो गया, कण हो गया, निकाय हो गया, इनकी जो गति का अध्ययन किया जाता है, इनकी गति का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? अपने पास क्षेत्र संबंध यांत्रिकी में किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी क्षेत्र संबंध यांत्रिकी है उसमें कोई पिंड हो गया, कण, निकाय, गति का अध्ययन जो भी करते हैं वो किसमें करते हैं? अपन क्षेत्र संबंध यांत्रिकी में। और आपने जो बेसिक फर्स्ट ईयर की यांत्रिकी में जो भी टॉपिक पढ़े वो सारे किसमें आते हैं? इसी में आते हैं। जैसे एसएचएम हो गया, कोई रिलेटेड हो गया अपने पास, या कोई पेंडुलम हो गया, तो वो सब किसमें आएंगे अपने पास? इसमें आएंगे, जिसको अपन एक पिंड के रूप में कंसीडर करके या कोई निर्देश तंत्र के रूप में कंसीडर करके पढ़ते हैं। फिर आता है अपने पास ऊष्मागतिकी सांख्यिकी। तो ऊष्मागतिकी सांख्यिकी में क्या आएगा अपने पास? ऊष्मागतिकी सांख्यिकी में आएगा कि अपने पास सबसे पहले तो आपने ऊष्मागतिक क्या आती है उसमें, या तो आप ऐसे बोल दो कि ऊष्मा ऊर्जा संबंध आती है अपने पास। फिर इसमें कुछ अपने पास ऊष्मागतिकी में क्या आती है? ऊष्मागतिक चर। ऊष्मागतिक चर किसे बोलते हैं? जो आप पी वी टी ये बोलते हो, पी वी टी एस। पी क्या है? यहाँ पे दाब है, वी क्या है? आयतन है, टी क्या है? ताप है, और एस क्या है? एंट्रोपी है। जिसे बोलते हैं अपन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो ये चार जो टर्म है वो क्या कहलाते हैं अपने पास? ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। तो जो भी अपन ने ऊष्मागतिकी में बात की है वो इसकी तो बात की है पूरे ऊष्मागतिकी में। आपने किसकी बात की थी? जो यूनिट फर्स्ट या सेकंड थी वो उसमें बात की थी, पी वी टी एस इनकी बात की थी। तो ये सब चीजें किसमें आती है? एक तरह से क्षेत्र संबंध फिजिक्स में आती है। किसमें आती है? क्लासिकल फिजिक्स में आती है। तो ये अपने जो टोटल पार्ट है ये सब किसके पार्ट है? क्षेत्र संबंध फिजिक्स के पार्ट है। थर्ड बात करते हैं अपन किसी विद्युत चुंबकत्व की। तो विद्युत चुंबकत्व में क्या क्या आता है? एक तो आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र। क्या आता है अपने पास? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि जब भी कोई आवेश होता है, जब भी कोई चार्ज होता है, वो क्या होता है? यदि रेस्ट में होता है तो वो किसमें आता है? विद्युत क्षेत्र में। यदि कोई चार्ज है वो मूवेबल है तो वो किसमें आता है अपने पास? चुंबकीय क्षेत्र में। वो किसमें आता है आपके पास? चुंबकीय क्षेत्र में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी कोई आवेश था वो किसमें? यदि रेस्ट में है तो विद्युत क्षेत्र में, और यदि मूवेबल है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। इन दोनों के कंसेप्ट से एक कंसेप्ट आया था अपने पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। या तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल दो या फिर आप क्या बोल सकते हो? विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आप बोल सकते हो मैक्सवेल समीकरण। क्या बोल सकते हो? मैक्सवेल समीकरण। एक तरह से जो मैक्सवेल समीकरण का कंसेप्ट है वो भी क्या इसी का तो है। तो वो सब किसमें था आपके पास? इसमें था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्षेत्र संबंध भौतिकी के 3 भाग माने जाते हैं। एक भाग है अपने पास क्षेत्र संबंध यांत्रिकी, सेकंड भाग है अपने पास ऊष्मागतिकीय सांख्यिकी, और थर्ड है अपने पास विद्युत चुंबकत्व। तो क्षेत्र संबंध यांत्रिकी में कोई भी कण, पिंड हो गया, कण हो गया, निकाय हो गया, एटम हो गया, कोई पेंडुलम हो गया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अपन स्टडी करते हैं वो सब इसमें आती है। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल यानी ऊष्मागतिक चर, ऊष्मागतिक ऊर्जा, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी कंसेप्ट है वो सब किसमें आते हैं? ऊष्मागतिक सांख्यिकी में आते हैं। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये सब किसमें आते हैं? अपने पास विद्युत चुंबकत्व में आते हैं। क्लियर? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप बस बता दीजिए ना, नोट कर लिए मुझे। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दो। आपको लग रहा होगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है। सिलेबस में सब कुछ है, क्योंकि आपका जो पहला टॉपिक है वो यही है, डिफिकल्टीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर जो भौतिकी कहाँ पर फेल हो गई थी, तो यहाँ पे आपको रीजन पता होने चाहिए, पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चीज समझ भौतिकी में क्या था और क्वांटम में क्या आने वाला है। चीज समझ भौतिकी में कौन कौन से पॉइंट है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, वो डिफरेंस करते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, लिख दिया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया, तो बढ़ते आगे। अब अपन आते हैं कि ये तो किसकी बात कर रहे थे अपन? क्षेत्र संबंध भौतिकी की। अब क्षेत्र संबंध भौतिकी के बाद अब अपन आते हैं, देखो क्षेत्र संबंध भौतिकी कहां तक चली अपनी? 19वीं सेंचुरी तक, यानी 19वीं शताब्दी तक। अब अपन आएंगे किसमें? 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही क्वांटम मैकेनिक्स का क्या होता है? जन्म होता है। ये सबसे पहले तो मैं इसका एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको बता देता हूँ आपकी लैंग्वेज में, कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग क्यों है। तो अपन इसकी बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग क्यों है। तो देखो, फर्स्ट तो बात करता हूँ, आप कॉलेज जाते हो पहले, ठीक है। सबको पता है कि कोई भी योगेश है वो यहाँ से कॉलेज के लिए निकला है, घर से। कहाँ से निकला है? घर से कॉलेज के लिए निकला है। बट वो क्या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? इंसान एक ही है, और एक ही इंसान क्या है? जब कॉलेज से निकला है, मतलब घर से निकला है, और घर से निकला है कहाँ जाने के लिए? कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, इसका डिफरेंस देखो। ये आपकी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जब योगेश घर से निकला है, किसके लिए? कॉलेज के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बताएगी कि बिल्कुल वो क्लास घर से निकला है तो वो कॉलेज ही गया होगा। कहाँ गया होगा? कॉलेज ही गया होगा। और कॉलेज में भी जाकर वो क्लास में ही बैठा होगा, क्लास में ही बैठा होगा, और क्लास में ही बैठ के वो क्या कर रहा होगा? क्लास अटेंड कर रहा होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो एक सिंपल सा ये डिफरेंस बताती है कि जो भी अपने पास जो भी कंसेप्ट है उसको क्या करती है, जो भी वो एक कंसेप्ट उसका एक रिजल्ट सही आ जाए तो वो कंप्लीट रिजल्ट को पीछे क्या मान लेती है? सही मान लेती है। बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है?
अब क्लासिकल मैकेनिक्स ने तो बोल दिया कि भाई वो घर से निकला था, कहाँ गया, कॉलेज गया, कॉलेज गया तो कॉलेज में क्लास अटेंड कर रहा है। अब ये तो किसने कहा, क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा। अब जो योगेश घर से निकला है वो इतना सीधा भी नहीं है, वो तो हो सकता है कॉलेज में गया ही नहीं हो सकता है वो कहीं बीच से ही गायब हो गया हो सकता है वो कॉलेज में गया हो बट कॉलेज में नहीं जाके क्लास में नहीं गया हो, गार्डन में बैठा हो, तो ये भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या कहती है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताता है। पॉसिबिलिटी कैसे बताती है कि वो घर से निकला, बिल्कुल घर से निकला है, अब वो बीच से कहाँ गया, यदि कॉलेज पहुंचा है, बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स में बोल रही कि कॉलेज पहुंचा है, तो ठीक है कॉलेज पहुंचा है। फिर वो बोल रही है नहीं वो तो कॉलेज में तो पहुंचा है बट वो तो गार्डन में है, क्लास में तो है ही नहीं। तो वो क्या हो गया, अपना एक तरह से डिफरेंस हो गया। यानी क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि अपने पास जो भी कुछ रिजल्ट्स है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स एक ही रिजल्ट के बेस पे सबको सही मान लेती है, और क्वांटम मैकेनिक्स उसमें क्या करती है, उसमें भी पॉसिबिलिटी बताती है कि जो भी रिजल्ट सही निकला उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये इस बीच का क्या है मेजर डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है क्या है अपने पास, यहाँ पे क्या अपने पास एक बॉक्स है। बिल्कुल रोशन बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में बंद होती है, तो बिल्कुल वो बंद नहीं कही जाती क्योंकि उसमें कोई पॉसिबिलिटी या कोई कंडीशन बता ही नहीं रहा क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम क्या बताएगा, हर चीज में कंडीशन देगा, हर चीज में वो शंका डालेगा। अब वो घर से निकला है तो उसमें भी शंका है कि वो पता नहीं घर से निकला भी है या आगे जाके कहाँ गया है, वो भी एक क्या है, शंका है। एक डिफरेंस ये देखो कि कोई बॉक्स है आपके पास, क्या है आपके पास कोई बॉक्स है, यहाँ बॉक्स मान लिया कि कोई विभव खूब मान लो, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लो। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई पार्टिकल ए है, या इसमें कोई पार्टिकल ए है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहा है। अब ये पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। तो अब जब ये पार्टिकल कोई बॉक्स में गति कर रहा है तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है। क्लासिकल क्या कहती है कि इसमें जब भी पार्टिकल कोई गति कर रहा है तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ, जब कोई पार्टिकल गति करता है तो उस पर बल भी आएगा, ऊर्जा भी आएगी, उसका संवेग भी आएगा। क्या आएगा, उसका संवेग भी आएगा। ये सब टर्म आनी चाहिए, यानी बल आएगी, ऊर्जा आएगी, संवेग आएगी, ये सब टर्म जिसमें आनी चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स में। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा कि जो कोई कण है वो इस बॉक्स के अंदर है, वो इस बॉक्स के अंदर ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या चीज बताया, क्वांटम मैकेनिक्स ने चेंज बताया कि ये इसमें के अंदर क्या था, कोई पार्टिकल था। तो बिल्कुल ये जो बताएगी, यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स ने ऐसा भी नहीं बोला कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया वो गलत है, नहीं वो गलत भी नहीं है। वो गलत नहीं है क्योंकि जो भी इसने डिफाइन किया वो भी सही है, पर इसमें और भी क्या संभावना व्यक्त कर सकता है वो ये बताएगा। तो ये क्या बताएगा कि ये पार्टिकल है, अब कोई भी बॉक्स था, ये पार्टिकल यहाँ से जब गति कर रहा है अंदर अंदर, यानी वो पार्टिकल हो सकता है पहले यहाँ से जाकर यहाँ पे टक्कर कर रहा है, टक्कर करने के बाद हो सकता है वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद हो सकता है वापस यहाँ पे टक्कर करके वापस इस साइड टक्कर करेगा। तो इस टाइप से ये कह सकता है कि जो पार्टिकल था वो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स ने बोला कि ये पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर है तो वो हमेशा ही 100% वो बॉक्स के एनी टाइम बॉक्स के अंदर ही रहेगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जब कोई पार्टिकल था वो क्या था, बॉक्स के अंदर था, बट बॉक्स के अंदर था बट कुछ टाइम बाद या लंबे टाइम बाद वो क्या आ जाएगा, इस बॉक्स से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये भी कहते हैं कि बाहर कैसे आएगा, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स इसको क्यों नहीं बता सकती कि बाहर कैसे आएगा। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि एक टनलिंग इफेक्ट नाम आता है। क्या आता है अपने पास, टनलिंग इफेक्ट, जिसे बोलते हैं अपन सुरंग बनाते, क्या बोलते हैं अपन, सुरंग बनाते। तो जब कोई क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो कोई कण था वो कण क्या था, किसी बॉक्स में था, उस बॉक्स में कोई कण था तो वो क्या कर रहा था, अंदर इसकी गति कर रहा था, गति कर रहा था। तो उसमें भी सारी टर्म ये डिफाइन होगी, जो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी है वो सारी टर्म ये डिफाइन करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बताएगा कि एक लंबे टाइम बाद वो क्या होगा, ये पार्टिकल जब इसे टक्कर करता रहेगा तो हो सकता है वो तो एक कंडीशन तो ये बताएगा कि ये पार्टिकल टूट गया है यहाँ से, क्या हो गया, टूट गया। एक पार्टिकल एक कंडीशन ये बताएगा कि ये पार्टिकल जब एक ही जगह पर ज्यादा बार टकराएगा तो वो क्या बनाएगा, इस दीवार को कमजोर कर देगा, जो ये दीवार थी इसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। और जब इस दीवार को कमजोर करेगा तो ये दीवार को कमजोर करके काम कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब कोई पार्टिकल टूट गया, या तो ये कंडीशन बता रहा है टूट गया, या फिर बता रहा है कि वो कुछ लंबे टाइम बाद वो क्या हो गया, पार्टिकल बॉक्स से क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अब ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये वाली कंडीशन है नहीं बता पाया, इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन बनती है। इसकी बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हो सकता है वो 1/2 प्रोबेबिलिटी को शो करे, हो सकता है वो 1 प्रोबेबिलिटी को शो करे, हो सकता है वो 0 प्रोबेबिलिटी को शो करे।
तो ये भी कर सकते हैं अपन। तो इसमें ये भी एक तरह से क्या अपना एक डिफरेंस है, यानी जो क्वांटम मैकेनिक्स बताती है वो एक शंका उत्पन्न करने वाली घटनाओं को वेट करती है, यानी कोई भी कंडीशन है उसमें शंका डालेगी, यानी जितने केस उसमें बन सकते हैं, जितने स्पेशल केस बन सकते हैं वो सब किसमें बनेंगे अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में। और जब अपन बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में फिक्स एक ही केस बताएगा वो और उन सारी टर्म को क्या करेगा वो डिफाइन करेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो एक जनरल सा डिफरेंस हो गया, अब अपन बात करते हैं किसकी 20वीं शताब्दी की। अब अपन बात करते हैं किसकी 20वीं शताब्दी की। अब ये तो अपन ने बात की टोटल 19वीं शताब्दी की। अब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ। तो देखो 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ प्रैक्टिकल किए गए या कुछ ऐसे टॉपिक के नाम आए, मैं 5 टॉपिक के नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक था अपना कृष्णिका विकिरण, जिसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या था अपने पास कृष्णिका विकिरण। सेकंड था अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव या ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। थर्ड था अपने पास कृष्णिका विकिरण हो गया, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा हो गई। और अपन बात करें थर्ड आता अपने पास क्वांटम प्रभाव। क्वांटम प्रभाव फोर्थ आता है अपने पास क्वांटम प्रभाव के बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव। और फिफ्थ आता है आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद क्या आता है अपने पास परमाणुीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। परमाणुीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति व प्रोटॉन की गति। तो ये 5 कुछ टॉपिक थे जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे क्या हो गई फेल हो गई। अब यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जिस मत की असफलता का क्या कारण है, तो वो आपको कारण बताने होंगे। तो देखो कारण कभी भी है नहीं होते, कारण आपको जो जो मैं पॉइंट समझाते जा रहा हूँ वही पॉइंट आपको वहाँ पे डिस्कस करके लिखने हैं। तो 20वीं जब 19वीं शताब्दी तक तो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स चल गई। अब अपन आते हैं 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, कुछ ये ऐसे एक्सपेरिमेंट के नाम है जैसे कृष्णिका विकिरण हो गया। कृष्णिका क्या होती है कि ऐसा एक कोई पिंड होता है या ऐसा कोई पदार्थ होता है जो क्या करता है आने वाली सभी विकिरणों को क्या कर लेता है वो अवशोषित कर लेता है। तो वो कहलाता है कृष्णिका, जिसे अपन आदर्श कृष्णिका भी बोलते हैं। फिर अपन कह सकते हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, तो ये भी अपने पास ड्यूलर-पेटिट नियम के अकॉर्डिंग आता है। तो ये भी अपन सॉलिड स्टेट में भी बात करेंगे इसकी। क्वांटम प्रभाव आता है, क्वांटम प्रभाव अपना इसी यूनिट में है, इसी चैप्टर के अंदर है, उसकी भी बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसकी भी बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि कोई भी धातु की सतह पर यदि कोई विकिरण आपतित होती है, क्या होती है कि कोई भी धातु की सतह है या कोई मेटेलिक प्लेट है उस पर क्या होती है कोई विकिरण आपतित होती है, कोई विकिरण इंसिडेंट होती है, कोई रे इंसिडेंट होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होते हैं उत्सर्जित होने लगते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स फैल क्यों हुई। तो यहाँ पे जो थ्री समझ भौतिकी की मैं बात करता हूँ इन सभी प्रैक्टिकल्स में या इन सभी टॉपिक्स में, तो ये जो टॉपिक्स है कृष्णिका विकिरण, विशिष्ट ऊष्मा, क्वांटम प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या परमाणु क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो भी अपने पास परमाणु क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति है, इसमें क्या होगा कि थ्री समझ भौतिकी ने बहुत समझाने की ट्राई की, क्योंकि कोई भी फिजिक्स है वो ऐसे तो फेल होती नहीं है। यदि उसका पहले का पार्ट था और आगे कोई नया पार्ट आ रहा है तो वैसे तो मानेगा नहीं कि ये सही है। तो पहले तो क्या हुआ इसने ये जितने भी अपने पास टॉपिक है कृष्णिका विकिरण, विशिष्ट ऊष्मा, प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु क्षेत्र में गति, तो इन्होंने क्या किया सबको समझाने की ट्राई की, सबको समझाया भी सही, सबको समझाया भी सही। बट इसमें कमी क्या रही, इसमें कमी ये है कि इसके सैद्धांतिक एक तो इसके प्रायोगिक, एक तो इसके प्रायोगिक और इसके थ्योरेटिकल, क्या एक तो इसके प्रायोगिक और इसके थ्योरेटिकल जो रिजल्ट थे वो दोनों क्या हुए अपने पास अलग अलग मिले, वो दोनों क्या मिले अलग अलग मिले। अब यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स ने समझाया, किसने समझाया इसको, इसको बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जैसे बीन रेले हो गया, बीन हो गया, रेले हो गया, जीन्स हो गया, तो ये सब किए जाते हैं साइंटिस्ट के नाम से जिन्होंने बहुत समझाने की ट्राई की। पर समझाने की ट्राई की, समझाया भी सही, बट उन्हें कौन सफलता नहीं मिली, कौन सफलता क्यों नहीं मिली, तो इसका भी रीजन है कि अपने पास इसके भी जो भी रिजल्ट अपने पास प्राप्त हुए, जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुए, वो प्रायोगिक और थ्योरेटिकल दोनों के क्या हुए अलग अलग प्राप्त हुए। यानी जब आप कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी सिद्धांत पढ़ते हो, मान लिया आपने कोई कूलम्ब लॉ पढ़ा,
दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी होता है वो कितना होता है वो आप निकालना आता है आपको। तो मैं कहता हूँ कि यदि आपने कोई ऐसे पार्टिकल का कंसेप्ट पढ़ा और वहां पे उसको प्रैक्टिकल बेस पे भी देखा और थ्योरेटिकल बेस पे भी आपने निकाला, यदि दोनों के रिजल्ट यदि सेम आ जाते हैं तब तो क्या है वो सिद्धांत सही है। यदि दोनों के आज देखो प्रैक्टिकल करते तो उसमें एरर आती है, तो 5% एरर तक आपका कोई भी प्रैक्टिकल अलाउ होता है, उससे ज्यादा एरर अलाउ नहीं करता। तो यदि 5 से ज्यादा आती है तो आपको टीचर भी क्या बोलेगा कि इस प्रैक्टिकल को वापस दोबारा करो, ठीक है। तो इसमें रीजन यही था कि ये सारे एक्सपेरिमेंट थे, इसमें क्या हुआ प्रायोगिक और थ्योरेटिकल के जो भी रिजल्ट्स थे वो क्या आपके पास अलग अलग आए, यानी निष्कर्ष क्या आए इनके अलग अलग आए, इनका प्रायोगिक का अलग रहा, थ्योरेटिकल का अलग रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हुई, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई। फिर अपने पास जब इसने क्लासिकल मैकेनिक्स को फेल कर दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट्स क्या हो गए, यहाँ पे प्रायोगिक का अलग मिला, थ्योरेटिकल का अलग मिला। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो भी चीज समझ भौतिकी थी, क्या थी, चीज संबंध भौतिकी थी, उसको आंशिक सफलता मिली। उसको क्या मिली, आंशिक सफलता मिली, न कि पूर्ण सफलता मिली। क्या मिली, आंशिक सफलता मिली, न कि पूर्ण सफलता मिली। तो फिर इसमें क्या नया हुआ कि ताकि क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो आपका जो जन्म माना जाता है वो इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है जिसका क्वांटम मैकेनिक्स का। इसके आगे का जो कंसेप्ट आया वो भी किसके लिए आया, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आया। तो आप एक बार इन पांचों एक्सपेरिमेंट के नाम नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये किसकी बात हो रही थी अपने बात कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जो चीज समझ भौतिकी उसको सही रूप से नहीं समझा सकी, समझाने की कोशिश भी की, बट उन्होंने क्या किया, प्रायोगिक और प्रैक्टिकल के रिजल्ट सब क्या मिले अपन को, अलग अलग मिले। उसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि वो चीज समझ भौतिकी वहां पे सफल नहीं हो पाई और यहाँ पे आंशिक सफलता ही इसे प्राप्त हुई। तो आपके क्वेश्चन आता है कि चीज समझ भौतिकी कहाँ पर असफल हुई, तो वहां पे आपका जो मेन रीजन में जो आंसर बनता है वो यही बनता है कि चीज समझ भौतिकी यहाँ पर ही क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आपको नोट्स लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, आप तो पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए। यदि आप सही से पढ़ते हो तो पॉइंट टू पॉइंट ही आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, क्योंकि नोट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे और मेरी नोट्स इसमें अपलोड होंगे तो भी आप पढ़ ले देख सकते हो कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाए, उसको समझना या ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आप एक बार मुझे कमेंट करके बताने वाला बस। देखो इसमें जो अपनी जो ये डेमो क्लास है वो ओनली एक कॉलेज वालों के लिए डेमो क्लास है, बाकी एक बैच और इसमें ऐड होगा जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो उसमें आज अपना क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होने वाला था, इसलिए मैंने इसी कॉलेज वालों को भी ऐड किया है। बाकी जो अपना पहले से ग्रुप चल रहा है उसमें न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज अपना ये क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा है। लिख क्या होगा, अब बढ़ते हैं आगे की, आगे क्या होता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके बेस पे अपन
क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज में पॉजिटिव क्लियर हुई और क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हो गया। अब क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा क्या है कि उसने सब कुछ सही मान लिया इन सबको, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ न कुछ ऐसा आया ही होगा। तो अपन बात करते हैं कि यदि अपन को साइंटिस्ट की बात करते हैं, जैसे बीन हो गया, रेले हो गया, जीन्स हो गया, तो इन्होंने क्या की व्याख्या तो की, क्या की इन्होंने व्याख्या करी, सभी एक्सपेरिमेंट की थी, ये पांचों मैंने नाम लिखे थे, सबकी व्याख्या की थी, बट इन्हें क्या मिली, एक आंशिक सफलता। क्या मिली? आंशिक सफलता मिली। आंशिक सफलता क्यों मिली, इसका मैंने रीजन आपको बता दिया, क्या आंशिक सफलता क्यों मिली। तो मैं कह सकता हूँ कि बीन, रेले, जीन्स, ये क्या की इन्होंने व्याख्या की, और व्याख्या करने पर इनको क्या मिली, आंशिक सफलता मिली। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि आंशिक सफलता के बाद क्या हुआ, तो इसमें अपने पास एक नया साइंटिस्ट आया जो आता है अपने पास मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक था। कौन था अपने पास? मैक्स प्लांक। और ये कब आया? तो मैक्स प्लांक में आया लगभग 1900, जब अपन बात करें 20वीं शताब्दी की क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट मानते हैं, तो वहां डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ, ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना। तो मैक्स प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया, एक अणु का सिद्धांत दिया था। अणु का सिद्धांत में था क्या? अणु का सिद्धांत किया था, वो उस अणु के सिद्धांत में था क्या, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने एक सिद्धांत किया, उस सिद्धांत का नाम था ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्या नाम था? ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया कब? तो 1900 को इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो दुनिया के सामने रखा, एक शोध पत्र में दिया था ये सिद्धांत। ये था अपने पास ऊर्जा का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ऊर्जा का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ऊर्जा का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे 14 दिसंबर 1900 को यहाँ पे मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक अणु का सिद्धांत किया। इसी सिद्धांत का नाम था ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत। और इसने ही क्या किया, फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस किए। क्या किए? ये सिद्धांत के द्वारा फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस किए। अभी आपको तो आपका भी क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत होता क्या है। तो ये अपन जब अपन ये पांचों एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे E इक्वल टू एच वाला जो कंसेप्ट है वो बीसी का है। तो मैं कह सकता हूँ कि 14 दिसंबर 1900 को क्या आया, अपने पास ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत आया। और इसी सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या की गई, अपने पास एक तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की गई। कृष्णिका विकिरण या कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, वितरण वक्र, या फिर मैं बोल सकता हूँ कृष्णिका का संपूर्ण वक्र, कृष्णिका का संपूर्ण वक्र। तो यहाँ पे जो अपना कृष्णिका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड जो भी अपने कर्व बनाते हैं, तो उसमें हाई एनर्जी और लो एनर्जी का कुछ कंसेप्ट रहता है। तो वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट रहता है। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में क्या था, उन्होंने हाई एनर्जी और लो एनर्जी के बेस पे उन्होंने सिद्धांत किया। तो यहाँ पे ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत का काम में लेते हुए, इसकी हेल्प लेते हुए इन्होंने क्या किया, जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था उसको सफलतापूर्वक समझाया। उसको क्या किया? सफलतापूर्वक समझाया, सफलतापूर्वक उसको समझाया। जब उसको सफलतापूर्वक समझाया तो फिर क्या हुआ, जब इस तरह ने सफलतापूर्वक समझा दिया तो समझाने के बाद क्या हो गया कि समझाने के बाद इन्होंने एक और प्रैक्टिकल हुआ जिसमें नाम हुआ अपने पास 1905। यहाँ पे 1900 की बात की थी और यहाँ पे बात करें 1905 की, जिसमें आया था अपने पास आइंस्टाइन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी के सिद्धांत के द्वारा, सिद्धांत कौन सा, ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत, इसी सिद्धांत के द्वारा उन्होंने समझाया प्रकाश विद्युत प्रभाव को। इसको समझाया प्रकाश विद्युत प्रभाव को, तो उन्होंने समझाया प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स वालों ने क्या कहा कि वो कंप्लीट रूप से उन सबको नहीं समझा पाए, बट यहाँ पे उसके बाद कौन आता है, बीन, रेले, जीन्स। अगर कई बार एग्जाम में सुना हुआ है कि बीन, रेले, जीन्स किस भौतिकी से संबंधित है, तो वो हमेशा एक समान भौतिकी से संबंधित माने जाते हैं। और मैक्स प्लांक माना जाता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट से संबंधित माना जाता है। तो मैक्स प्लांक ये किससे संबंधित है, अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स है। तो यहाँ पे मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, अणु का सिद्धांत किया। उस सिद्धांत का नाम क्या था, ऊर्जा का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो ऊर्जा के क्वांटीकरण सिद्धांत कब दिया गया, 14 दिसंबर 1900 में उनका एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था दुनिया के सामने। तो उसी शोध पत्र में ये किया गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत।
अब इसके द्वारा क्या बोला गया कि जो भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र था उसकी संपूर्ण व्याख्या की गई, सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी क्या हो गई, मैच हो गई। क्या हो गई, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली भी क्या हो गई, मैच हो गई। तो यहाँ पे क्या करना हो गया कि इन्होंने एक चित्र को जो सही मान लिया, तो यहाँ से क्या माना जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट माना जाता है। कहाँ से, जब से अपने पास मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने जो ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत दिया, इसी ऊर्जा के सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या की गई, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की गई। तो उन्होंने माना कि ये एक सही रिजल्ट आया है अपने पास, जो क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट सफलता थी, जो क्या थी अपने पास, क्वांटम मैकेनिक्स की जो भी फर्स्ट सफलता थी वो आपकी यही थी। उसके बाद क्या किया, आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो इसके बाद आया आपके पास 1905 में आइंस्टीन साइंटिस्ट आया। आइंस्टीन ने क्या कहा कि इसी ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत था, उन्होंने क्या किया, इसी सिद्धांत को काम में लेते हुए समझाया किसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी क्या हुई यहाँ पे सफलतापूर्वक व्याख्या हुई, क्या हुई, सफलतापूर्वक व्याख्या होगी। तो जब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसकी भी सफलतापूर्वक व्याख्या की किसने, आइंस्टीन ने। तो फिर वहां पे क्या बोला गया कि जो ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत है वो सही है, और इसी सिद्धांत के द्वारा जो पांचों एक्सपेरिमेंट थे अपने पास, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, डेविसन ग्रामर, ये सब किसमें समझाए गए, ऊर्जा के क्वांटीकरण के सिद्धांत में आके समझाए गए। तो इसी से अपना क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ पे क्या माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हो गया, जन्म हो गया, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म कहाँ से होता है, तो वो होता है लगभग 1905 के बाद से। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया था अपने पास, ये तो अपने पास आंशिक सफलता 6 समझ के बेस पे, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस में, क्लासिकल फिजिक्स के बेस में, मैक्स प्लैंक का इन्होंने सिद्धांत दिया, ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत कब दिया, 14 दिसंबर 1900 को। इसके द्वारा जो व्याख्या की गई, संपूर्ण कृष्णिका ऊर्जा वितरण की व्याख्या की गई, सफलतापूर्वक व्याख्या की। और 1905 में आइंस्टीन ने क्या किया, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी समझाया, एक सफलतापूर्वक समझाया। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रिजल्ट भी मैच हुए, किसके सिद्धांत के द्वारा, ऊर्जा के क्वांटीकरण सिद्धांत के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का क्या माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर मॉर्निंग में क्लास लिया करो। तो देखो मॉर्निंग में क्लास फिलहाल तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सुबह में कहीं और भी जाता हूँ, तो मॉर्निंग वाली क्लास पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कभी कॉलेज का हॉलीडे आएगा, आपके आपके कभी जो एजुकेशन फील्ड में छुट्टी आती है, उस दिन मॉर्निंग में क्लास होगी, बाकी तो इवनिंग में ही क्लास होगी। हाँ, हो सकता है इवनिंग में या टाइम आपका कुछ एडजस्ट ना होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट मॉर्निंग वाली क्लास तो हॉलीडे के दिन ही संभव है। ये नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, सब कल मॉर्निंग में होगी। कल आपका 11 बजे का टाइम दिया मैंने, कल मॉर्निंग में। तो जो भी स्टूडेंट हैं सभी इनवाइटेड है, डेमो क्लास है तो सभी इनवाइटेड है, कोई किसी की लिमिटेशन नहीं है। हाँ, बट इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो तो है ही, और ऑलमोस्ट 5-7 सीट बची थी अपनी, तो उसमें हो सकता है वो 5-7 सीट कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया होगा, पता नहीं, मैंने चेक किया नहीं। कि हो गया होगा तो मॉर्निंग आ सकते हैं, यदि नहीं हुआ होगा तो आप और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो गया। अब अपन क्या बात करते हैं कि इसके बाद कौन कौन से, अब इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म तो यहाँ से हो गया, जो लोग के पास साइंटिस्ट है वो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट आए, जैसे डिराक आया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आया, बहुत सारे सिद्धांत भी आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अलग अलग व्याख्या की इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में। तो उन्होंने क्या क्या व्याख्या की, उन्होंने व्याख्या की कि अपने पास जो भी कौन कौन आया अपने पास, एक तो आया श्रोडिंगर, मैं इम्पोर्टेंट में वैज्ञानिक के नाम लिख देता हूँ। एक तो आया था अपने पास श्रोडिंगर, एक आया था अपने पास डिराक, एक आया था अपने पास हाइजेनबर्ग, हाइजेन, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सब अपने पास किसमें आए थे, जिन्होंने अलग अलग धारणा दी, अलग अलग धारणा से किसमें धारणा दी, उन्होंने अलग अलग आंसर बताए।
अलग अलग धारणाएं बताई और अलग अलग धारणाएं किसमें बताई, क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें बताई, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये सब जो साइंटिस्ट माने जाते हैं किसमें माने जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ही माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज अपनी क्लास की क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या होता है। तो आपको मैंने एक बार पॉइंट टू पॉइंट में बता देता हूँ कि फर्स्ट मैंने डिफरेंस बताया किसका, कि चित्त संबंध भौतिकी और क्लासिकल भौतिकी किस किस को डिफाइन करती है। एक तो करती है अपने पास स्थूल और सूक्ष्म अवस्था को, जो स्थूल में होता है वो न्यूक्लियर मैकेनिक्स में आता है और जो सूक्ष्म में होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। फिर मैंने बात की द्रव्य और ऊर्जा की। तो द्रव्य के लिए कणों के जो द्रव्य की गति का अध्ययन है वो कणों के द्वारा, और जो ऊर्जा की गति का अध्ययन है या तरंगों की गति का अध्ययन है वो इसके द्वारा, ऊर्जा की गति का अध्ययन है वो तरंगों के द्वारा। उसके बाद मैंने बात की कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की अपनी लैंग्वेज में देखें तो क्या क्या डिफरेंस निकाल सकता है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताता है, एक ही पार्टिकल में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब कुछ बताता है। तो वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये तो अपने 19वीं शताब्दी की बात की। चीज समझ भौतिकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट किया अपन ने चीज समझ यांत्रिकी, सेकंड किया अपन ने चीज समझ फर्स्ट तो क्या चीज समझ यांत्रिकी, सेकंड किया ऊष्मागतिकी सांख्यिकी और थर्ड किया अपन ने विद्युत चुंबकत्व। उसके बाद जब 20वीं शताब्दी की बात की तो 20वीं शताब्दी में अपने पास कुछ 5 एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट के नाम क्या क्या थे। फर्स्ट अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका में किरण, फिर परमाणु क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति, और क्या था क्वांटम प्रभाव। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट थे फोटो के विशिष्ट ऊष्मा। तो वहां पे क्या हुआ, चीज समझ भौतिकी ने समझाने का प्रयास किया, बहुत सारी समझाई सही, बट वो कंप्लीट सफलता उसको नहीं मिल पाई। उसके बाद आगे अपने पास 1900 में आके मैक्स प्लांक ने, और मैक्स प्लांक ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया, ऊर्जा का क्वांटीकरण का सिद्धांत। और उसी सिद्धांत के बेस पे बहुत सारे टॉपिक को समझाया गया, बहुत सारे जैसे कृष्णिका विकिरण को समझाया गया। किसने समझाया, मैक्स प्लांक ने ही समझाया। किसने समझाया, मैक्स प्लांक ने ही समझाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी ऊर्जा के क्वांटीकरण सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी समझाया गया, क्वांटम प्रभाव को भी समझाया गया। ये सारे समझाने के बाद क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। जब वो सारे सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इसमें जैसे जैसे और उसका डेवलपमेंट हुआ, जैसे श्रोडिंगर आ गया, डिराक आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो इसे बहुत सारे वैज्ञानिक और भी आए थे जो आपने बीएससी एमएससी में इसमें पढ़ोगे आगे जाके। तो ये सब किसमें माने जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में माने जाते हैं। तो आज अपन ने जो ये टॉपिक और कवर किया कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कहां से हुआ, कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया, और चीज समझ भौतिकी की वो कहां पर पॉसिबल हुई है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। वापस अपनी कल सुबह मॉर्निंग में 11 बजे की क्लास है, तो आप सभी रेडी है 11 बजे की ऑनलाइन क्लास में। तो आप सबको आना है, और जो भी अभी स्टूडेंट नहीं आए तो उनको बोल देना कि जो अभी की क्लास है वो 24 आवर्स तक इसी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में अवेलेबल रहेगी। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगी। यदि कोई क्लास अटेंड करना चाहता है, बाद में देखना चाहता है, इसी टाइम पर अटेंड नहीं आया हो, तो 24 घंटे तक वो देख सकता है, और कल वाली क्लास है वो भी 24 घंटे तक अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में बताइए। बस न्यू स्टूडेंट कैसे ऐड होंगे, जैसे आप हुए वो वैसे ही होंगे, और कैसे होंगे। योगेश पूछ रहा है कि न्यू स्टूडेंट कैसे ऐड होंगे, तो न्यू स्टूडेंट जैसे आप हुए थे आज वैसे ही ऐड होंगे। अगर जिसमें सीट लिमिटेड है तो ज्यादा सीट है नहीं, कि 5 से 7 सीट का इन्वॉल्वमेंट खाली था, तो वो देखेंगे जैसे भी इन्वॉल्वमेंट यदि उनके पास बचा होगा तो बोलना कि इन्वॉल्वमेंट कर ले। यदि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तब तो आप इन्वॉल्व हो, यदि नहीं होती है तो नहीं। और कुछ पूछना हो तो बताइए। तो सर 10 बजे से तो पॉसिबल नहीं है, 11 बजे से ही हो पाएगी, क्योंकि 10 बजे मेरी कहीं और भी क्लास है। क्योंकि इस ऐप के द्वारा ही एक ही क्लास आपकी मैंने नहीं चलाई है, इसमें मैंने 12th की क्लास भी चला रखी है। तो ये सब क्लास में एक ही टाइम पर अवेलेबल नहीं करा सकता, तो कुछ टाइम मेरे लिए भी शेड्यूल है, तो मेरा जो शेड्यूल है वो ही फॉलो करना होगा। हाँ, हो सकता है कुछ हॉलीडे के दिन और कुछ क्लास का एडजस्टमेंट करेंगे, एक बार पूरा अपना बैच बन जाएगा उसके बाद अगर क्लास एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो डेमो क्लास चल रही है, तो आप अपने मेरे टाइम पे ही आइएगा। योगेश और भी मुझे कुछ काम है, तब और मैं बीएससी की क्लासें नहीं लेनी है, मुझे कहीं पढ़ाने भी जाना है, कहीं होम ट्यूशन भी लेके वहाँ भी जाना है, कुछ ट्वेल्थ वालों की तैयारी है वहाँ भी जाना है, एक ही काम नहीं है।
तो ये तो मैं स्टूडेंट बोल रहे थे, कुछ बीएड वाले भी बोल रहे थे, कुछ बीएससी वाले भी बोल रहे थे, बाकी नहीं तो अपना पहले से चल ही रहा था सेग्रीगेशन पे, पर उसका यूजीएस फिजिक्स कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा कि इन कॉलेज वालों को भी इसमें ऐड किया जाए, इसलिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है। ऐड होना नहीं होना आपकी चॉइस है, आप 2 दिन आगे क्लास लेना, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम कल सुबह 11 बजे।